नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से 10वां पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक है स्वयं प्रकाश जी, जिनका जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में भी था। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। एक पत्रिका निकलती है भोपाल से, वसुधा नामक, उससे ये संपादक है। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश जी को मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषित के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो आज की कहानी है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने बताया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम क्या है? देशभक्ति है। तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि देश के निर्माण में बड़े ही नहीं, बच्चे भी सहयोग करते हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं नेताजी का चश्मा कहानी की ओर। हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो हालदार साहब इस कहानी में एक प्रमुख पात्र हैं, जो कि एक जिम्मेदार नागरिक भी है। वे जब भी कस्बे से गुजरते हैं तो जो नगर पालिका पड़ती है रास्ते में, उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके कार्यों की सराहना करते रहते हैं। तो वो काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरना पड़ता है उनको। तो कस्बा क्या होता है बच्चों? कस्बा गांव से बड़ा और शहर से छोटा होता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान जिसे बाज़ार कहा जा सके, वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बे में लड़कों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। तो ये सभी कार्य वो नगर पालिका करवाती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, जो ठो नगर पालिका थी उसके उत्साही बोर्ड या एक प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, जो चौराहा होता है बाजार के भीतर, उस चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की बॉस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, जो नेताजी का चश्मा कहानी है, यह कहानी उस नेताजी की प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। और वो हिस्सा कौन सा है? नेताजी का चश्मा। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं अधिक बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय
ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। अर्थात जब मूर्ति बनाने से पहले वहाँ के अधिकारियों में आपस में चिट्ठी पत्री भेजने में और बनाए या ना बनाए, इस ऊहापोह में काफ़ी समय बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया, क्योंकि बजट भी कम था। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया। तो यह काम, मूर्ति बनाने का काम, वहाँ के हाई स्कूल के एक ड्राइंग टीचर मास्टर को, मोतीलाल जी को यह काम सौंपा गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मास्टर जी ने नेताजी की मूर्ति महीने भर में कंप्लीट करने की बात कही। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। किसकी? संगमरमर की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फीट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। तो ये बेटा दोनों ही बच्चों, ये दोनों ही नारे थे किसके? सुभाष चंद्र बोस के, कि दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, और तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा था आज़ादी से पहले। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो तस्वीर तो नेताजी की जो मूर्ति थी वो वाकई बहुत सुंदर बनाई थी, लेकिन एक चीज़ की कमी खटकती थी हमेशा, और वो था नेताजी का चश्मा नहीं था आंखों पर। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, वैसा ही फ्रेम उस पर बना हुआ चढ़ा दिया, संगमरमर का वो चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी उसकी ओर देखा, उसको लक्ष्य किया, और उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई नेताजी की मूर्ति को देखकर। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा क्या है? रियल चश्मा है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जिस जीप में वो बैठे थे हवलदार साहब, वह जीप कस्बे को छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। कौन सी भावना? देशभक्ति की भावना। वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। हवलदार साहब फिर कभी दोबारा गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा अब बदल चुका है, अर्थात दूसरा चश्मा पहना रखा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है, इस प्रकार हवलदार साहब ने कहा। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। जब तीसरी बार हवलदार साहब चौराहे से गुजरे तो वहाँ पर फिर से एक नया चश्मा उन्हें लगा हुआ था। तो हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। यह उनकी आदत में आ गया। एक बार जब कौतूहल दरमियान उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया उन्होंने, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कौन? पान वाला। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी, तौंद भी उसकी थिरकने लगी, हिलने लगी हंसने पर। पीछे घूरकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अर्थात
जो नेताजी का चश्मा बदलता है वो कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला, जो कि एक चश्मे बेचने वाला है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब ने अब भी हवलदार साहब उसकी बात समझ नहीं पाए। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अर्थात जिस चश्मे को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर कैप्टन ने जिस चश्मे को चढ़ा रखा है, अगर किसी ग्राहक को वह पसंद आ गया तो वह उसको दे देता है, उस फ्रेम वाले को, और दूसरे फ्रेम वाला उस मूर्ति पर चढ़ा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। किसको? कैप्टन को। बल्कि आहत करती है, दुख पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम वाला लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, हवलदार साहब ने कहा। लेकिन भाई एक बात अब भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया था। अर्थात जिस मास्टर जी ने इस मूर्ति को बनाया था, नेताजी की मूर्ति बनाई थी, वह चश्मे लगाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इस तरीके से हवलदार साहब उसके बारे में सोचते हैं, मूर्तिकार के बारे में। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो बच्चों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इस तरीके से पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक सी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बॉस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। तो पान वाला कैप्टन के बारे में ज़्यादा बात करने के लिए अब तैयार नहीं था।
ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था किसको, ड्राइवर को। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अर्थात अगले 2 साल तक हवलदार साहब उस काम के सिलसिले में हमेशा कस्बे से गुजरते रहते और नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मे थे वो बदलते रहते थे। आप भी इस फोटो के माध्यम से देख सकते हो कि ये चौराहा है और इस पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई है और जो कैप्टन है चश्मे वाला वो नेताजी के चश्मे को बदल रहा है, अर्थात नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ा रहा है। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार जब हवलदार साहब फिर से उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति की ओर नज़र उठाकर देखा तो वहाँ पर चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। फिर उसके बाद अगली बार फिर से हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे, तब भी उनकी आंखों पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अर्थात जो कैप्टन चश्मे वाला था वो मर चुका था, जो नेताजी की मूर्ति पर हमेशा चश्मे बदलता रहता था। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी और जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती। अर्थात जो अपनी देश सेवा के लिए, अर्थात अपने स्वतंत्रता सेनानियों उनको सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो ही चले जाए। और जो लोग जवानी ज़िंदगी सब कुछ होम कर देते हैं अपनी देश की खातिर और उन पर लोग हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं और खुद अपने को दूसरों के हवाले करने को तैयार रहते हैं, अर्थात अपने को बेचने को तैयार रहते हैं। दुखी हो गए हवलदार साहब, दुखी हो गए और 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया, क्या ख्याल किया उन्होंने कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं। कहाँ नहीं रुकेंगे? जहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, अर्थात उस चौराहे पर वो नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। इस तरीके से उन्होंने अपनी गाड़ी के ड्राइवर से कहा, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अपने आप हवलदार साहब की आंखें जब चौराहे आया तो अपने आप ही उसकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं? बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्यों भर आई? क्योंकि जो उनका चश्मा था सरकंडे से बना हुआ, वो किसने बनाया? बच्चों ने। अर्थात बच्चे भी देश के निर्माण में अपना सहयोग कर रहे हैं तथा देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं
उनका भी वो सम्मान कर रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज आपने नेताजी के चश्मे पाठ कहानी को पढ़ा है। इस कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी ने देशवासियों विशेषकर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना मजबूत बनाए रखने के साथ साथ शहीदों का सम्मान करने का संदेश दिया है। तो बच्चों आज की कहानी आपको कैसी लगी? आशा है आप सभी को इस कहानी को पढ़ने में आनंद आया होगा। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।